नमस्ते डियर स्टूडेंट, मेरा नाम राधेश्याम है और हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनसीईआरटी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दो चैप्टर्स में डिवाइड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत या बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं चार्ज एट रेस्ट और उसकी वजह से जो भी फेनामेना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है जो चार्ज की वजह से होते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली है कि चार्ज एट रेस्ट और उसकी वजह से जो भी फेनामेना होते हैं, उसकी वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंस होते हैं या बोले कि जो भी फलस्वरूप उसके होता है, वो हम लोग उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। तो पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो शुरू करते हैं, हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ तक पहुंचते हैं और फाइनली इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते हैं। क्योंकि अभी हमारा कॉन्सेप्शन है, हमें आइडिया है कि चार्ज का मतलब ये होता है कि वो नेगेटिव चार्ज का मतलब कि उतने इलेक्ट्रॉन हैं वहां पर, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन का अब्सेंस है। तो ये हमें अभी आइडिया है, लेकिन हम लोग अचानक से वहां नहीं पहुंचे हैं, उसके पीछे काफी एक लंबी हिस्ट्री है। तो उसमें सबसे पहले का जो इंसिडेंट है, जो जिसके बारे में लिखा गया कि सबसे पहले थेल्स ने ऑब्जर्व किया कि जब वो रब करता है एम्बर रॉड को किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो अट्रैक्ट करते हैं लाइट ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे कि स्मॉल बोले कि कपड़ा हो, पेपर हो, स्ट्रॉ हो, ऐसे जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये काफी एक सिग्निफिकेंट बात है ये। इससे हालांकि वो कुछ कंक्लूड नहीं कर पाया थेल्स, लेकिन उसके बाद फ्यूचर में इस पर प्रोग्रेस होता रहा। ये चीज लोग ऑब्जर्व करते रहे कि जब भी हम लोग, जैसे कि ये देखा गया कि जब ग्लास रॉड को वूल से या क्लॉथ से जब उसको हम लोग रगड़ते हैं या रब करते हैं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इस तरीके से जो ग्लास रॉड है, जो कि वूल से रगड़ने के बाद जो हम लोग ग्लास रॉड रहते हैं, वो ग्लास रॉड एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब उस ग्लास रॉड से हम लोग एक पिथ जो कि एक हल्का सा ऑब्जेक्ट है, जो कि इंसुलेटर होता है बेसिकली, मतलब प्लांट बेस्ड होता है, प्लांट से बनाया जाता है, या इस समय हम लोग उसको पॉलिस्टरीन से रिप्लेस करते हैं। तो एक हल्का ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब ग्लास रॉड को, जो कि वूल से हमने रगड़ा है, उस ग्लास रॉड को जब पिथ बॉल से टच करते हैं, दो पिथ बॉल से, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक, फिर साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हुए, जैसे कि जब प्लास्टिक रॉड से हम लोग जब रब करते हैं प्लास्टिक रॉड को कैट फर से, तो ये पाते हैं कि जो प्लास्टिक रॉड्स हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं जब उनको करीब लेके आते हैं। और फिर ये देखते हैं कि जब हम लोग प्लास्टिक रॉड को पिथ बॉल से टच करते हैं, तो पिथ बॉल जो है वो क्या करता है, वो भी फिर से एक दूसरे को रिपेल करता है। और साथ साथ में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो जो प्लास्टिक रॉड है और जो ग्लास रॉड है, अगर एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। या जो वूल है, अगर उसको पास लाया जाए, जिसको हम लोग ग्लास रॉड से रगड़ रहे हैं, उसको जब हम लोग पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑब्जर्व किया गया कि इस प्रोसेस में, मतलब ये जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में केवल हो ये रहा है कि इस प्रोसेस में जब हम लोग रब करते हैं एक दूसरे से किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होता है कि जो लूजली हेल्ड चार्जेज होते हैं, जो लूजली अटैच्ड चार्जेज हैं, वो क्या करते हैं कि वो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे पर। जैसे कि हम लोग बोले कि इन केस ऑफ ग्लास रॉड बोले, जैसे
ग्लास रॉड का केस है। ग्लास रॉड को जब हम लोग वूल से जब रब करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि ग्लास रॉड क्या करता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ऐसे। फिर हम लोग ये वाला जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि जब प्लास्टिक रॉड होता है और प्लास्टिक रॉड को जब हम लोग कैट फर से रब करते हैं तो ये देखते हैं कि प्लास्टिक रॉड भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन हम लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि पहली बात की है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर हो जा रहे हैं। जो भी लूजली हेल्ड चार्जेस हैं सरफेस पर वो क्या हो जा रहे हैं, ट्रांसफर हो जा रहे हैं एक दूसरे पर। तो उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं। तो हमें ये पता लगा कि एक तो ये बात हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें चार्ज ट्रांसफर का तरीका पता लगा हो, तो कि चार्ज को ट्रांसफर करने का क्या तरीका है। या बोले कि चार्ज अक्वायर करने का क्या तरीका है, चार्ज अक्वायर करने का गेन करने का, या बोले कि चार्जिंग का क्या तरीका है। तो ये हमने देखा कि पहला एक मेथड तो इसको बोलते हैं कि बाई फ्रिक्शन बोलेंगे, कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला बाई फ्रिक्शन है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं उसकी वजह से जब वो चार्जिंग हो रही है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रीफाई हो गया। ठीक है, जैसे कि जब ग्लास रॉड को वूल से रब कर रहे हैं तो बोलेंगे कि हमारा ग्लास रॉड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रीफाई हो गया। या ये बोलेंगे कि उसने चार्ज अक्वायर कर लिया। अक्वायर करने का मेथड क्या है, उसको बोलते हैं कि भाई फ्रिक्शन। इसका कुछ मतलब बढ़िया सा भी नाम है, लेकिन इसको भी सिंपली हम लोग ये समझते हैं कि जब रब करते हैं तो चार्ज हम लोग अक्वायर कर लेते हैं। तो ये एक मेथड है, बाई फ्रिक्शन मेथड से हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर पाते हैं। सब ऑब्जेक्ट को नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि हम लोग बोले कि मेटल रॉड है, मेटल रॉड को जब हम लोग वूल से रगड़ते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं पाते हैं। तो ये देखते हैं कि ये यूनिवर्सल फेनोमेना नहीं है, मतलब केवल रब करने से सब जगह चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक, तो कुछ जगह चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा बाई रबिंग, उसके बाद कुछ जगह चार्ज ट्रांसफर होता है बाई इंडक्शन बोलते हैं उसको, कि वो इंड्यूस हो जाते हैं। इंडक्शन बोलते हैं कि चार्ज कैसे है, चार्ज वो इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे बाद में, लेकिन दो मेथड है चार्जिंग का, बोलेंगे चार्जिंग का, ये चार्ज अक्वायर करने का, या इसको बोलेंगे कि चार्जिंग का। दो मेथड है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज अक्वायर करने का क्या तरीका है, दो तरीका, एक फ्रिक्शन और दूसरा भाई इंडक्शन। इंडक्शन देखेंगे क्या है। फिर इस बात से ये पता लगता है कि दो तरीके के चार्जेज हैं। तो ग्लास रॉड पर एक दूसरे टाइप का चार्ज है और प्लास्टिक रॉड पर दूसरे टाइप का चार्ज है। तो इसको, इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करके जो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन है, यूएसए का, उसने ये ऑब्जर्व किया दोनों चीजों को। तो उसके हिसाब से उसने बताया कि जो चार्जेज है वो क्या है, चार्जेज आर ऑफ टू काइंड। जो चार्ज के बारे में हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस क्या है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस। या बोले कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करते हैं कि देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, है ना। ग्लास रॉड पर एक अलग टाइप का चार्ज है और प्लास्टिक रॉड पर अलग टाइप का चार्ज है। तो इसको मतलब नाम दिया गया, एक रैंडमली उसने नाम दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया कि जो प्लास्टिक रॉड पर जो चार्ज है वो निगेटिवली चार्ज है प्लास्टिक रॉड, और ग्लास रॉड जो है वो
पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक, प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज आता है, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब हम लोग पिथ बॉल को ग्लास रॉड से, जो चार्ज्ड ग्लास रॉड है, जब उससे हम लोग टच करते हैं तो जो एक्सेस चार्जेज है इस पर, ठीक, जो एक्सेस चार्जेज है ग्लास रॉड पर, वो क्या होते हैं, वो पिथ बॉल पर आ जाते हैं। तो ये भी हमने ऑब्जर्व किया कि जो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसीलिए ये एक दूसरे से ये दूर भागते हैं। तो ये भी बात है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक, फिर उसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जब प्लास्टिक रॉड को, जिस पर हम लोग बोल रहे हैं कि निगेटिवली चार्ज्ड है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग इट विद द कैट फर, जब कैट फर से हम लोग प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं तो इसको हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया। इसको जब हम लोग पिथ बॉल से टच करते हैं तो पिथ बॉल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर से लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस फिर से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो थर्ड कंडीशन ये है कि हमने ये देखा कि अगर हम लोग क्या करें कि एक पिथ बॉल को, मतलब दोनों पिथ बॉल पर हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस रखते हैं, मतलब कि एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। मतलब कि एक को टच करें बाई ग्लास रॉड और दूसरे को हम लोग टच करते हैं बाई प्लास्टिक रॉड। तो ये देखते हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो कंक्लूजन इन सब एक्सपेरिमेंट का ये रहा, कंक्लूजन इन सब एक्सपेरिमेंट का ये रहा कि हमें ये पता लगा कि देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, देयर आर, हम लोग क्या बोल रहे हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, या बोले कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, दो तरीके के चार्जेस निकले, पॉजिटिव और नेगेटिव। साथ साथ में हमने ये भी देखा कि जब पॉजिटिव चार्ज को, अगर दो ऑब्जेक्ट जो है, जो पिथ बॉल है, अगर दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं या दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये भी बात हमें पता लगी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, या बोले कि डिसिमिलर। तो ये बात हमें ये भी पता लगी यहां से कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक बोले चाहे बोले कि सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक, दो तरीके के चार्ज समझ में आए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। जब भी हम लोग रब करते हैं तो बोलते कि हमारा जो ग्लास रॉड है या जो प्लास्टिक रॉड है वो इलेक्ट्रीफाई हो गया, क्योंकि उसने कुछ चार्ज अक्वायर कर लिया है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाई हो गया। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चार्ज एक्वायरिंग जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, इलेक्ट्रीफाई हो गया। ठीक, हम लोग बोल रहे हैं कि दो तरीके के चार्ज निकले, पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक और सिमिलर चार्जेस, चार्जेस रिपेल ईच अदर, और दूसरा जो पॉइंट है कि डिसिमिलर, बोले कि अनलाइक चार्जेस, अनलाइक, या और बोल सकते हैं कि डिसिमिलर
डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाते हैं? ठीक, अगर अनलाइक या डिसिमिलर चार्जेज हो, मतलब कि एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और एक पर नेगेटिव चार्ज हो, ये जैसे केस है, ये केस ऑफ डिसिमिलर चार्जेज है। और ये सिमिलर है, दोनों पर ही अगर माइनस माइनस रहे, दोनों पर अगर माइनस रहे तो भी रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और दोनों पर जब प्लस रहे तो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक, तो ये बात हमें पता लगी कि देयर आर, ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद हमें बहुत लेट मतलब ये सब चीजें, इसके बाद ये जो फोर्सेज हैं, ये जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये हमें एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो इसको कैलकुलेट किया कूलम्स ने, इस चीज के लिए कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया कि जो चार्जेज हैं एक दूसरे पर फोर्स कितना लगा रहे हैं, क्वांटिफाई किया, मतलब कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट की कि कैसे ये चार्जेज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो उसकी जो वैल्यू है वो कूलम्स ने दिया, तो इसलिए उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो चार्ज जानने के बाद नेक्स्ट आता है कूलम्स लॉ, लेकिन ये सब काफी पहले हो गया है, और उसके बाद बहुत लेट में, जैसे कि ये हो सकता है 1700 या 1800 के बीच में ये कूलम्स लॉ आ गया हो और बाकी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हो, लेकिन उसके बहुत लेट में हम लोग 1900 के करीब में हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स में हमें ये पता लगता है कि जो भी बोलते हैं कि मटेरियल है या एलिमेंट है, वो बना है फंडामेंटल पार्टिकल से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, या बोले कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो हमें बहुत लेट में समझ में आया, या बोले कि ये जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आया कि जो हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज समझ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि, मतलब बोले कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया कि जो चार्ज का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी मटेरियल से या एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन वो निकल के जाता है वहां पर उतना नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो साथ साथ में ये भी बातें जो पता लगी हमें, और भी बातें कि ठीक, कि बेसिक यूनिट जो है चार्ज का वो क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, या बोले कि चार्ज कैरियर जो है वो क्या है, चार्ज जो है वो इज इलेक्ट्रॉन। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो फंडामेंटल चार्ज है वो। ठीक, वो किसी ऑब्जेक्ट पर जाता है तो उतना नेगेटिव हो जाता है, और जहां से निकलता है उतना पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर ये देखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर होता है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको हमने नेगेटिवली चार्ज बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि कूलम जो है वो यूनिट जो है, मेजरमेंट इसमें करते हैं, ये यूनिट बेसिक यूनिट का मतलब कि हम लोग मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि बेसिक एलिमेंट ऑफ चार्ज जो है, या बेसिक एंटिटी बोले इसको, ये यूनिट है या एंटिटी वो समझना है कि ये बेसिक एंटिटी ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज हम लोग मानते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यूनिट ऑफ चार्ज जो है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो हम लोग चार्ज को किस में दिखाते हैं, कूलम में दिखाते हैं। देखेंगे कि कूलम एग्जैक्टली कैसे आता है, या सिंपली ये समझ सकते हैं कि कूलम जो है हम लोग
जो चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट डिफाइन करते हैं, मतलब कि 1 एम्पियर का करंट अगर 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे तो वो जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा उसमें, या बोले कि जितना चार्ज पास हुआ होगा उसको बोलते हैं 1 कूलम। तो कूलम का डेफिनेशन हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन कूलम का डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही आता है कि जब 1 एम्पियर का चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी भी एरिया से पास हो तो जितना भी चार्ज पास हुआ होगा उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं 1 कूलम। और 1 कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। ये देखेंगे हम लोग कि 1 कूलम इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज, दैट्स व्हाई वी टेक स्मॉल यूनिट ऑफ चार्जेस। मतलब कि जब हम लोग चार्ज लेने की बात करते हैं, कि जब हम लोग चार्ज क्यू सेलेक्ट करते हैं, ठीक, तो जो चार्ज है वो यूजुअली हम लोग लेंगे माइक्रो कूलम्स में। देखेंगे कि माइक्रो कूलम्स ऑफ चार्जेस की बात करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि 1 कूलम 2 कूलम चार्जेस की बात नहीं करते हैं, स्मॉल चार्जेस की बात करते हैं। माइक्रो कूलम, नैनो कूलम या मिली कूलम, ऐसे मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस लेते हैं। ठीक, हम लोग ये बोल रहे हैं कि बेसिक एंटिटी ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बोल रहे कि जैसे प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इसका मतलब इस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और बोले कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया मतलब उससे उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। ठीक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये समझना है कि नेगेटिव का मतलब कि सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और पॉजिटिव का मतलब कि सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये समझना है। फिर उसके बाद ये बात समझ में आती है, इसी से ये समझ में आता है कि जो चार्जेस हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब कि वो क्या बोले कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्या है, डिस्क्रीट चार्जेज है। तो जो चार्ज होते हैं वो क्या है, वो चार्जेज आर डिस्क्रीट। चार्जेस आर डिस्क्रीट बोलते हैं, डिस्क्रीट नहीं बोलते हैं। डिस्क्रीट से ज्यादा बढ़िया वर्ड है कि क्वांटाइज्ड। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये है कि जो चार्ज है वो n नंबर ऑफ प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब कि जब पॉजिटिव चार्ज है, जब भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही मतलब सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव, मतलब कि 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन रिमूव्ड। तो इसलिए ग्लास रॉड अगर बोले कि पॉजिटिव चार्ज हो गया तो उसको बोलेंगे 1 लाख इलेक्ट्रॉन जो है उससे निकल गए हैं, या 1 करोड़ निकल गए हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, और प्लास्टिक रॉड जब बोल रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब इस पर गिनती में, नंबर में, मतलब कि 100 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा आ गए हैं, उसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक्स्ट्रा आ गए हैं। जब रब नहीं किए थे तब हमारा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, रब करने के बाद फ्रिक्शन की वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब वो जो चार्ज आया है वो चार्ज क्वांटाइज्ड है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो मतलब फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो हमारे जो चार्जेस है वो क्या है, प्लस n इंटू ई टाइम्स। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है वो प्लस n इंटू ई है। मतलब कि जो उसको हम लोग दिखाएंगे नंबर ऑफ n जो है वो नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके इसको बोलेंगे कि n जो है वो नंबर है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, या ऐसे दिखाते हैं कि Q जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि उस पर इतने ही इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जहां पर कि N जो है वो नंबर है। कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज है, चार्ज का बेसिक यूनिट हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन है, तो आधा इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, 1/4 नहीं हो सकता, 1/10 नहीं हो सकता। हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। जो पॉजिटिव चार्ज का मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड, और नेगेटिव चार्जेस का मतलब कि उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन वो फिर भी नंबर है, वो क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या बोलेंगे कि ये
जो इसमें यहां दिखाते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग कि 3 पॉइंट हमने देखा कि 2 तरीके के चार्जेस हैं। फिर बोले कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होता है। यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम है। हमने बोला कि कूलम इज ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो हम लोग मतलब माइक्रो कूलम या मिली कूलम या नैनो कूलम ऐसे करके चार्जेस, इस अमाउंट में चार्जेस को लेके स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक। फिर बोले कि चार्जेस जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है, बल्कि चार्ज जो है वो क्या है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो नंबर ही है, वो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो वो चाहे 10 करोड़ हो चाहे 10 हो, लेकिन वो उतने ही इलेक्ट्रॉन है, वो मतलब आधा और 1/3 या फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं कि चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, या इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में ये भी बोलते हैं कि चार्जेज जो है वो क्या है, डिस्क्रीट है। ये भी वर्ड सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। डिस्क्रीट का मतलब कि ब्रेक ब्रेक होता है, टूटा हुआ होता है, ठीक है। या उसके बाद जो 4th पॉइंट है, ठीक, हमने 3 पॉइंट ये देखे। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट, नॉर्मली ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल होते हैं, जब हम लोग उसको रब करते हैं, फ्रिक्शन देते हैं या इंड्यूस करते हैं, बाय इंडक्शन बोले, तो उस पर चार्ज आ जाते हैं, ठीक। तो चार्ज न्यूट्रलाइज भी करते हैं एक दूसरे को। फिर हम लोग ये कहते हैं कि ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम, जब भी कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, या बोले कि क्या बोल रहे हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस कंजर्व। मतलब किसी भी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज कंजर्व इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम। दोनों बात बोल सकते हैं कि फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कंजर्व, मतलब कि चार्ज जो होगा वो किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होगा। मतलब कि अगर उस पर हम लोग बोले कि कोई एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब कि 0 चार्ज है, तो अगर हम लोग बोले कि उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब कि उससे उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज निकला होगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो होगा वो कंजर्व होगा। तो अगर किसी एक सिस्टम पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है वो, तो उसमें अगर अंदर से कुछ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो रहा, तो भी नेट जो होगा वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। या अगर नेट किसी ऑब्जेक्ट पर नेट नेगेटिव चार्ज है और किसी अंदर के मैकेनिज्म की वजह से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, तो उन सबका सम फिर से क्या होगा, वो नेट नेगेटिव ही रहेगा। कुल मिला के ये है कि किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो अगर बोले कि ये इस पर चार्ज Q है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस पर अगर कह रहे हैं कि किसी अंदर की वजह से, किसी इंटरनल प्रोसेस की वजह से इस पर अगर चार्ज जनरेट हो जाए, अगर इस पर जनरेट हो जाए Q1, अगर जनरेट हो जा रहा प्लस Q1, तो इस पर माइनस Q1 भी जनरेट होगा अंदर में, सो दैट कि नेट जब जोड़ेंगे चार्ज तो माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q इक्वल टू Q, मतलब कि टोटल जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा, Q ही रहेगा। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व होता है। तो होपफुली ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद जब हम लोग ये सब जान लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ पर। हमने देखा कि ये जो पिथ बॉल हैं एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं दूसरे को, मतलब जब लाइक चार्ज है तो रिपेल कर रहे हैं,
और अनलाइक चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इस फोर्स को कैलकुलेट भी करना चाहते हैं, और इस फोर्स को कैलकुलेट किया था कूलम्स ने, और कूलम्स ने एक लॉ दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं क्या चीज, कूलम्स लॉ। हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ लिया, ये ज्यादातर चीजें हम लोग पहले से जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये इंट्रोडक्टरी है, ये जानना जरूरी है। ये एक्सपेरिमेंट जो हिस्ट्री से आते हैं, ये एक्सपेरिमेंट, इस पर क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट कवर करने जा रहे हैं वो उसका नाम है क्या, कूलम्स लॉ। ओके, तो कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया चार्जेस के साथ में, और जो हमने देखा कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उसके लिए उसने फार्मूला दिया। तो कूलम ने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हों, कूलम ने क्या किया कि दो पॉइंट चार्ज लिया, Q1 और Q2 सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R, ठीक। Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज लिया। कूलम ने टॉर्सनल बैलेंस, एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है फोर्स मेजर करने के लिए, उसका यूज किया, और डिफरेंट चार्जेस का पेयर लेके और डिफरेंट डिस्टेंस पर लेके ये ऑब्जर्व किया कि जो फोर्सेज हैं, तो हमने ये देखा है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो इन चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, मान लेते हैं कि ये लाइक चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो ये एक Q1 इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इसको बोलते हैं कि फोर्स ऑन, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज फोर्स ऑन 2 due to 1। सिमिलरली ये हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 1 जो होगा वो होगा F1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो हम लोग ये देखते हैं कि कूलम ने ये ऑब्जर्व किया, कूलम का ये ऑब्जर्वेशन है कि जो फोर्सेज का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों जो चार्जेस हैं, या बोले कि जो दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 हैं, वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल है उन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, मतलब Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के। इसका मतलब कि Q1 और Q2 अगर दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो तो फोर्स रिपल्सिव होगा, अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो तो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो कूलम्स का ये जो ऑब्जर्वेशन है कि जो फोर्सेज हैं तो पॉइंट चार्जेस के बीच में वो क्या है, वो उन दोनों पॉइंट चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके बीच के डिस्टेंस के, मतलब उन दोनों चार्जेस के बीच में जो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ सिंपली क्या है कि जो फोर्स ऑन 2 पॉइंट चार्जेस जो है, जो फोर्स है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में वो क्या है, उन दोनों पॉइंट चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोपोर्शनल होगा उस मल्टीप्लिकेशन के Q1 Q2 के, और जो बीच का डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है F इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स का यूनिट है N, चार्जेस का यूनिट है कूलम्स, ठीक। तो जो K है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K है, उसकी जो वैल्यू है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K जो है उसकी वैल्यू हम लोग चूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये है, और इसकी जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू प्योरली सिलेक्टेड है। ये के की वैल्यू हम लोग एसआई यूनिट में लेते हैं। ये एसआई यूनिट में क्या है, के जो कांस्टेंट है इन एसआई यूनिट हम लोग लेते हैं के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको बोलते हैं कि दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये इसको बोले कि ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसको हम लोग एक वैक्यूम वाले स्पेस में कर रहे हैं, या बोले कि फ्री स्पेस में कर रहे हैं। फ्री स्पेस का दूसरा मतलब ये भी है कि वैक्यूम है वो, ठीक। एप्सिलॉन 0 क्या है, मतलब कि ये सिंपल सा बात ये है कि अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को अगर हम लोग डिफरेंट अगर डिस्टेंस फिक्स रख दें, ये Q1 और Q2 फिक्स रख दें, चार्जेस को हमने फिक्स कर दिया, डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, अगर इस सेटअप को हम लोग डिफरेंट मटेरियल में, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो मीडियम है उसको हम लोग डिफरेंट जब करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि जो K है उसकी वैल्यू बदल रही है। मतलब जो K है अगर वो फ्री स्पेस है तो उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, ये प्योरली चोजन वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, ठीक। और इसमें जो एप्सिलॉन 0 उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन 0 है वो जो एप्सिलॉन 0 है वो हो जाएगा 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹, ठीक। या इसको हम लोग दूसरा ये भी बोलते हैं, यहां से आ जाएगा कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, ये हो जाएगा कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है, या इसकी दूसरी वैल्यू हम लोग बोलते हैं कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू दिस यूनिट है ना कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा एक फैराड में भी हम लोग लिखते हैं, उसको बाद में लिखेंगे, अभी के लिए ये सही है। फिर बोलते हैं कि अगर ये फ्री स्पेस की बजाय दूसरा कोई मीडियम होता तो जो E है E0 है, E0 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं बाई E, वेयर E इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये सेम एक्सपेरिमेंट अगर डिफरेंट मीडियम में कंडक्ट करते हैं तो जो K है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगी, ठीक है। होपफुली ये बात समझ में आ रही है कि इसको ऐसे लिखते हैं कि इन डिफरेंट मीडियम K की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, K की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन इज कॉल्ड permittivity of the medium। ठीक, एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये जो मीडियम का जो परमिटिविटी है उसको हम लोग लिखते हैं एज E जो है उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि E इंटू ER ऐसे लिखते हैं, वेयर ER इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो ER जो है ऐसे लिख सकते हैं, ER इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो इसमें क्या है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं, ER is called relative permittivity. Relative permittivity रिलेटिव किसके, रिलेटेड टू फ्री स्पेस, मतलब ये मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी है और ये फ्री स्पेस की है। तो मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो होपफुली ये बात समझ में आ रही। कूलम फोर्स, कूलम जो लॉ है उसके हिसाब से जो 2 पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस का मतलब हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि अगर 2 स्फेरिकल बॉडीज हो जिनका रेडियस हो r1 r2, इस पर चार्ज q2 रख दिए हैं, इस पर चार्ज q1 रख दिए हैं, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है r है। एंड इफ r1 प्लस r2 इज लेस कंपेयर टू r, मतलब कि अगर दोनों का जो रेडियस है, अगर दोनों का रेडियस का जो सम है वो इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से काफी कम है, तो हम लोग इन दोनों चार्जेस को, स्फेरिकल चार्जेस को, मतलब कि चार्ज अगर किसी शेप पर रखा हुआ है लेकिन वो अगर सेपरेटेड है बाय अ लार्ज डिस्टेंस, तो हम लोग वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस एज पॉइंट चार्जेस और मानेंगे कि ये जो चार्जेस है वो क्या है, वो रखे हैं 2 पॉइंट पर। पॉइंट ये है O1 है और ये O2 है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि O1 और O2 पर 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं, Q1 और Q2 विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो पॉइंट चार्जेस का जो वैलिडेशन है, जो पॉइंट चार्ज है, हम लोग बोल रहे हैं कि कब तक पॉइंट चार्जेस की वैलिडिटी कायम रहेगी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जब तक कि जिन भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज रखे गए हैं उनका डायमेंशन जो है वो कंपेयर टू उनके बीच के डिस्टेंस से काफी कम हो। तो उन दोनों ही डायमेंशन को इग्नोर करके हम लोग ये मान लेंगे कि दोनों के दोनों जो चार्जेज हैं वो अपने सेंटर पर रखे हुए हैं। जैसे कि ये सारा का सारा चार्ज एट रखा हुआ है एट सेंटर O1 और ये जो चार्ज है रखा हुआ है एट सेंटर O2, ये Q1 Q2 हो गया चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस है R। तो अब ये पॉइंट चार्ज को मतलब ये पॉइंट चार्ज की वैलिडिटी इसमें सही रहेगी, मतलब कि कूलम्स लॉ हमारा वैलिड है। तो कूलम्स लॉ है फॉर पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। तो इसके बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग बाय कूलम्स लॉ दिखाते हैं। हमने देखा कि वो कूलम्स लॉ केवल मतलब चार्जेस पर ही नहीं डिपेंड करता, उसके डिस्टेंस पर ही डिपेंड नहीं करता, साथ साथ में वो उसके बीच का जो मीडियम है वो मीडियम कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। फ्री स्पेस के लिए जो कांस्टेंट है वो 9 × 10⁹ है। उसके लिए जो परमिटिविटी हमने उससे डिफाइन किया कि मटेरियल की जो परमिटिविटी है वो है 1/36 × 10⁹। इससे हम लोग ये डिराइव कर रहे हैं ये, ठीक। फिर हम लोग ये बोल रहे हैं कि किसी और मटेरियल की बात करेंगे तो उस मटेरियल के लिए जो K हो जाएगा 1/4πε हो जाएगा। एप्सिलॉन जो है उस मीडियम की परमिटिविटी है और एप्सिलॉन को वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से आता है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो क्या है, वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज सिंपली परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव टू फ्री स्पेस। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ रही है। तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हमने जब ये बात समझ लिया तो हमने ये देख लिया कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में
जो लगने वाला फोर्स है वो कूलम्स लॉ से दिया जाता है। तो इसको हम लोग दूसरा ये कह रहे हैं कि इसको हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कूलम्स लॉ देखा। कूलम्स लॉ के बाद कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको। इन वेक्टर फॉर्म हम लोग बोल रहे हैं कि जो फोर्सेज है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले बोलते हैं कि हमारा एक ये एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन में हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा जो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, ठीक, दे आर एट फ्रॉम दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट, या बोले कि फ्रॉम दिस ओरिजिन। वो क्या है कि एक का पोजीशन वेक्टर है, एक का पोजीशन वेक्टर है, इसको मान लेते हैं कि ये है R1 है, ऐसे लिख रहे हैं कि ये R1 हो गया पोजीशन वेक्टर, और दूसरे का पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन जो है वो क्या है, वो R2 है, ऐसे, ठीक। तो अब हम लोग कूलम्स लॉ लिख सकते हैं। कूलम्स लॉ क्या है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन Q2, इसको ऐसे लिखते हैं कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज 1, ये हो जाएगा। ये वेक्टर नोटेशन है। फिर बोलेंगे कि इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इस पॉइंट के अलोंग लगेगा, इसको हम लोग लिखेंगे कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे लिखेंगे। और हमें बाई कन्वेंशन पता है कि मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों जो, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो चार्ज Q1 और Q2 जो है वो पॉइंट P और Q पर है। तो हमें एक बात पहले से पता है कि जो कूलम्स लॉ का यूज करते हैं, फ्रॉम कूलम्स लॉ जो फोर्स हो जाएगा वो F12 जो होगा, मैग्नीट्यूड हो गया F12 इज इक्वल टू F21, जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई जो बीच का डिस्टेंस होगा, ऐसे लिखेंगे Q1 Q2 बाई R²। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो एक F12 का जो रिएक्शन है वो F21 है, मतलब एक दूसरे के दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है न्यूटन्स लॉ से। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का ये है। लेकिन अब हम लोग इसको इन फॉर्म ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि बोले कि F12 जो होगा, वेक्टर F12, मतलब कि हम लोग ये वेक्टर बताना चाहते हैं। तो ये वेक्टर बताना चाहते हैं तो हमें ये डायरेक्शन वेक्टर मल्टीप्लाई करना चाहिए, Q2P, है ना। Q2P हम लोग, इसका मतलब कि हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया F12, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ में हम लोग ये बोले कि एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर किधर से किधर की तरफ है, फ्रॉम Q टू P है। Q2P यूनिट वेक्टर अगर हम लोग ले लें तो हमें फोर्स F12 निकल जाएगा। दोनों पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो रिपेल करें एक दूसरे को। फोर्स हमने देखा कि मैग्नीट्यूड वाइज ये है,
वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ये हो गया, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर QP होगा, Q2P है, इसका मतलब कि Q2P मैं लिख रहा हूं, ठीक। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली R1 माइनस R2, ये वेक्टर है R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। यूनिट वेक्टर बनाने का सिंपल तरीका क्या है कि सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर दें, तो R1 इस वेक्टर में से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। ये R2 प्लस QP वेक्टर, R2 प्लस दिस वेक्टर R2 प्लस दिस वेक्टर इज R1, तो R1 माइनस R2 जो होगा वो QP वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर अलोंग Q2P, ठीक। तो हम लोग अब इसको लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कि जो हमारा फोर्स आ गया F12 इन द वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये जो है वो सिंपली हो जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R इज द मैग्नीट्यूड QP इनटू यूनिट वेक्टर है हमारा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक। होपफुली ये बात क्लियर है। अब R इज सेम एज R1, ये R1 ये जो है ये हम लोग ये जान रहे हैं कि जो R1 माइनस R2 का जो मॉड है, इसका जो मॉड है दैट इज R है, ये डिस्टेंस R है दोनों पॉइंट के बीच का। तो हम लोग इसको फर्दर वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 बाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, और इसको हम लोग यही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 और पूरे के पावर 3। ये भी ऐसे लिख सकते हैं F12 जो वेक्टर है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, हमने ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर F21 बताना हो, F21 वेक्टर के फॉर्म में अगर बताना होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस ऑफ F12 है, ये दोनों F12 और F21 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट है, इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो हम लोग एक इसको लिखना है, तो हमने एक को निकाल लिया, दूसरे को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इसका माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, इसको ऐसे एज इट इज छोड़ सकते हैं क्योंकि दिस इज सेम एज, ये जो है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये R2 माइनस R1 है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, तो माइनस हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो ये इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ठीक। और नीचे हम लोग ने R1 माइनस R2 लिखा, अब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 पूरे के पावर 3। ये भी हम लोग लिख सकते हैं कूलम्स लॉ को इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक।
होपफुली ये प्रोसेस समझ में आया है कि कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि अगर हमने देखा कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हमने कूलम्ब्स लॉ से बता लिया, लेकिन 2 से अगर ज्यादा चार्जेज हो और उसकी वजह से किसी एक थर्ड या किसी एक गिवन चार्ज पर, मतलब 1 से ज्यादा चार्जेज अगर फोर्स लगा रहे हो, तब हम लोग कैसे फोर्स या कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन, अगर मान लिया जाए कि देयर आर 3 चार्जेस, ठीक, एक Q0 चार्ज है और इस पर हम लोग बोल रहे हैं कि इस पर अगर हमें 3 चार्जेस दिए गए हों या 2 चार्जेस दिए गए हों, Q1, Q2 और Q3, ठीक है, 3 चार्जेस दिए गए हैं, तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो कितना लगेगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर केवल 2 पॉइंट चार्जेस है, जैसे Q0 और Q1 दिया होता, तो हम लोग सिंपली फोर्स निकाल सकते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक। तो वो हमें पता है कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इस मान लेते हैं कि सब सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो ये इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इस पर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है वो F1 है, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1 क्या है, F1 है। अगर बाकी चार्ज नहीं होते, Q1 और Q3 नहीं होता, तो Q2 की वजह से जो इस पर चार्ज लगता है, Q2 की वजह से जो Q0 पर फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू कुछ ऐसे होती, इसको बोल सकते हैं कि ये F2 होगा, ठीक। उसी तरीके से अगर Q2 और Q1 नहीं होता और Q3 की वजह से जो इस पर लगने वाला फोर्स है वो ऐसे कुछ होता है, F3 होता है, ठीक। तो सिंपल सुपरपोजिशन थ्योरम ये है। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, सिंपली कि अगर कूलम्ब्स लॉ, जैसे कि हम लोग अगर 1 से ज्यादा चार्जेज हो और कूलम्ब्स लॉ में अप्लाई करना है, तो हमें इस पॉइंट चार्ज पर हमें हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगता है हमें एग्जैक्टली ऐसे ही कैलकुलेट करना है, जैसे कि बाकी सारे चार्ज जो है वो अब्सेंट है, मतलब इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो बाकी चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसकी वजह से जितना फोर्स लग रहा है F1, इसकी वजह से जितना फोर्स लग रहा है F2 और इसकी वजह से जितना फोर्स लग रहा है F3, वो किसी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि ऑन Q0 पर जब 1 से ज्यादा चार्ज दिए गए, तो हर एक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स जो है वो इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लें और जो नेट होगा वो उन सब का वेक्टर सम होगा। यही सुपरपोजिशन थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम सिंपली ये है कि बाकी जो चार्जेस हैं उसकी वजह से जो किसी 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम सिंपली यही है कि अगर Q1 और Q0 के बीच में फोर्स लगने वाला है, वो डिपेंड नहीं करता है कि Q2 कितना है और Q3 कितना है और कहाँ है, ये डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम का सिंपली यूज करते हैं, उसको यूज करके हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे और उन सबका जो सम है वो जो होगा वो नेट फोर्स लगेगा। तो मतलब सिंपली यही है। होपफुली ये बात समझ में आ रही। तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो गया, नेट फोर्स ऑन Q0 जो है वो वेक्टर सम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे करके जितने भी फोर्सेज होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको हम लोग बाई समेशन साइन भी दिखाते हैं। तो या तो ऐसे लिखें इसको
या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सारे फोर्सेस को जोड़ देंगे। I इज इक्वल टू 1 to n, जितने भी चार्जेस होंगे उन हर एक चार्जेस की वजह से Q नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। और हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज कर लिया। सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली यही है कि हर एक चार्ज के बीच में जो लगने वाला, किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो बाकी थर्ड फोर्थ जितने भी चार्ज है उसकी वजह से उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग नेट फोर्स बिल्कुल हर एक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे इंडिविजुअली और उन सबको जोड़ देंगे। यही सुपरपोजिशन थ्योरम है, ये डिपेंड किसी और पर